हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। कल जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है, फर्स्ट क्लास का वीडियो देखा है जिसमें मैंने अपना इंट्रो और प्लस साथ में कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें कॉलेज लाइब्रेरियन की, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें रोज़ की क्लास को और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको जो आगे की होने वाली क्लास है उससे आप अपडेट रहें। तो कल हमने बात की थी कि जो हम जिन लोगों का आरपीएससी कॉलेज लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हुआ है वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। फर्स्ट फेज का जो इंटरव्यू है उसकी डेट आ चुकी है, आपको पता है 1 to 12 जून है। तो ऐसे में हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से टॉपिक चूज करने चाहिए, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्हीं से रिगार्डिंग ये क्लास आपकी चल रही है। तो बात कर रहे हैं हम कॉलेज लाइब्रेरियन की। तो जो लाइब्रेरियन है, आरपीएससी ने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए ये पोस्ट निकाली थी। तो हम बात करेंगे आज कॉलेज लाइब्रेरी की। व्हाट इज कॉलेज लाइब्रेरी? तो पहला ही क्वेश्चन हमारा बनेगा, कॉलेज लाइब्रेरी क्या है। जैसा नाम में ही है आपका, कॉलेज यानी ऐसी लाइब्रेरी जो स्टूडेंट के लिए, फैकल्टी के लिए और स्टाफ के लिए स्टैब्लिश की गई हो। कॉलेज के स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी। स्टूडेंट्स के लिए हम यूजी, पीजी और रिसर्चर। ये स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। कॉलेज कॉलेज के अंदर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट चलती है और रिसर्च होती है। तो स्टूडेंट हमारे ये है। स्टाफ, जो जो भी कॉलेज में हमारा स्टाफ होता है, एकेडमिक हो गया और प्रोफेशनल स्टाफ हो गया। फैकल्टी, जो भी यूजी पीजी रिसर्चर्स को पढ़ाते हैं, आपके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी एकेडमिक से जुड़े हुए ट्यूटर होते हैं, मेंटर होते हैं, तो हमारे फैकल्टीज में आते हैं। बाकी स्टाफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का होता है कॉलेज में। तो सभी को कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है, कुछ अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, कुछ अपना, केवल जैसे स्टाफ है तो हो सकता है वो अपना मनोरंजन के लिए या किसी की कोई हॉबी होती है बुक्स को पढ़ने के लिए, तो उनके लिए यूज कर सकता है, या एकेडमिक पर्पज के लिए भी यूज कर सकता है। फैकल्टी एकेडमिक पर्पज के लिए यूज करती है। स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट पर्पज होता है, रिसर्च के लिए, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और प्लस अपना एकेडमिक नीड्स को पूरा करने के लिए ये लाइब्रेरी का यूज करता है। तो हमने बता दिया कॉलेज लाइब्रेरी क्या है, हम सभी जानते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉलेज लाइब्रेरी के। तो सबसे पहले ये कॉलेज में जो टीचिंग प्रोग्राम होते हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के, शॉर्ट में लिखती हूँ, टीचिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करती है। जो भी एकेडमिक वहाँ पर चल रहे होते हैं, यूजी के पीजी के या रिसर्च प्रोग्राम चल रहे थे, उसमें हमारी लाइब्रेरी सपोर्ट करती है। एकेडमिक एकेडमिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, बुक, रीडिंग मटेरियल या उनसे जुड़े जो भी रेफरेंस है, टूल्स हैं हमारे, उनके लिए लाइब्रेरी हेल्पफुल होती है। और दूसरा इसका काम है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना रिसर्चर्स को, यूजी पीजी के स्टूडेंट को। और साथ में जो कॉलेज है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका मिशन है, क्या उसका विजन है, उसके लिए भी लाइब्रेरी हमारी हेल्प करती है। कॉलेज के लिए, जैसे कॉलेज मेडिकल से रिलेटेड है या आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसमें इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग या मटेरियल से रिगार्डिंग लिटरेचर होगा, जो भी मैगजीन्स होंगी, बुक्स होंगी, वो उसी फील्ड की होंगी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइब्रेरी, उसको सपोर्ट कर रही है। इसीलिए मैंने ये मेंशन किया है कि कॉलेज का जो मिशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या विजन है, उसमें भी हमारी लाइब्रेरी हेल्पफुल हेल्पफुल रहती है अपना योगदान देने में। ठीक है। थर्ड जो हमारा विजन है इसका, लाइब्रेरी का, ये कॉलेज लाइब्रेरी का क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये है कि जो रिसोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, या जो जो भी रिसोर्सेज हैं प्राइमरी, आपने सुने होंगे प्राइमरी रिसोर्सेज
सेकेंडरी रिसोर्सेज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रिसोर्सेज होते हैं, उनका भी एक अलग कलेक्शन होता है हमारी लाइब्रेरी में। तो जो भी हमारे इस तरीके के यूजर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, या जिनका भी इसमें स्पेशल इंटरेस्ट होता है, उनको हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं इस टाइप की रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए। और हमारा अगला जो ऑब्जेक्ट होगा कॉलेज लाइब्रेरी, तो वह वहाँ के फैकल्टी जो हैं, फैकल्टीज जो होती है हमारी, उसको अपडेट रखना, उसको अपडेट रखना मतलब कि फैकल्टी जिस फील्ड की है उससे रिलेटेड क्या नया लाइब्रेरी बुक्स आई है, कौन सी मैगजीन आई है, या कौन सा लिटरेचर आया है, कौन से वॉल्यूम्स उसके न्यू ऐड हुए हैं जर्नल्स के, तो उसके लिए हम उनको एब्स्ट्रैक्ट सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, एब्स्ट्रैक्ट सर्विस का काम होता है कि जो भी हमारे जर्नल्स आए, अब मान लीजिए फैकल्टी के पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए या कि पूरा पेपर पढ़े क्या अपडेट आया है, तो हम उनको केवल उसका जो जर्नल है उसका एब्स्ट्रैक्ट भेजकर एब्स्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करा के फैकल्टीज को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में को बता सकते हैं कि आपकी फील्ड के रिगार्डिंग ये जर्नल्स आया है, ये आर्टिकल आया है, तो आप इसके एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू अगर वो इंटरेस्ट है तो लाइब्रेरी में विजिट करके वो उसको पढ़ सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं, या जो भी जर्नल आया है उसको ले सकते हैं। अगर उनके इंटरेस्ट का नहीं है तो भी हमें उन्हें अपडेट रखना है कि आपकी फील्ड के रिगार्डिंग आप ये चीज़ आई है तो आपके लिए वो कितनी हेल्पफुल है। प्लस इससे लाइब्रेरी का कलेक्शन भी डेवलप होता है सॉरी। और फ्यूचर के लिए भी जो हमारे आने वाले रिसर्चर होंगे या जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं इस टाइप के रिसोर्सेज जो होते हैं। इन्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रिसोर्सेज होते हैं, ये प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। और हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, या आप कह लीजिए कि फंक्शन क्या है मेनली कॉलेज लाइब्रेरी के। ये तो ऑब्जेक्ट हो गए कि क्या क्या हम स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी हैं और क्या उनके प्रोग्राम्स हैं, किस टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, कैसे उनको अपडेट रखना है, क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए, वो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फंक्शंस की, क्या लाइब्रेरी के फंक्शन है। तो कॉलेज लाइब्रेरी का जो मेन फंक्शन है, स्टूडेंट्स को बुक्स के साथ में अदर टाइप की जो रीडिंग मटेरियल उनसे अपडेट कराना। स्टूडेंट नया है, आया है, फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन की है, उसको हर चीज़ उसको नहीं पता किस तरीके का हमारे पास कलेक्शन है। नॉर्मली स्टूडेंट ज़्यादा सिर्फ बुक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है कि हमारे सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग क्या बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है, उससे मैं अपने नोट्स बना लूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो टेक्स्ट बुक है या जो भी हमारे पास उस फील्ड की बुक है वो उसके लिए सफिशेंट बुक्स, आज हो सकता है वो बुक आज आई है और उसके मतलब फ्यूचर में पास्ट में 2 साल पहले आई है, वो आज पढ़ रहा हो तो मे बी हेल्पफुल हो सकती है। मे बी उसको करंट उस टॉपिक पे क्या नया आया है जनरल में, क्योंकि जनरल हमारे करंट टॉपिक्स पे चलते हैं, करंट जो आर्टिकल्स होते हैं वो उसमें आते हैं। तो ऐसे में बुक्स के साथ साथ करंट अप टू डेट रखने के लिए उसको हम जर्नल के बारे में भी अवेयर कराएंगे कि ये हमारे पास मैगजीन्स आई आपकी फील्ड से, आपके स्टडी के रिगार्डिंग, तो आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं बुक्स के अलावा। तो बुक्स तो हमारा एक कलेक्शन हो गया कि हमारे पास किसी ऑथर की स्पेसिफिक बुक है, किसी सब्जेक्ट की बुक है, लेकिन जो जर्नल में हमें करंट में अप टू डेट रखते हैं, नया क्या रिसर्च हुआ है, नए किस फील्ड में क्या एक्सपेरिमेंट हुए हैं, क्या अपडेट हुए, वो हम अपनी जर्नल के थ्रू स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। इसके साथ में हमें हमें उन्हें हेल्प करनी पड़ेगी स्टूडेंट को कि आपको बुक कैसे सर्च करनी है, कैसे आपका जो जर्नल है उससे आपको कनेक्ट रहना है, कब उसके नए वॉल्यूम आएंगे, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी से हमें उन्हें अप टू डेट करानी है। क्योंकि हम अपने फील्ड के मास्टर हैं, जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो उन चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं। उन्होंने बस ये पता है कि एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर जाके हम बुक्स कलेक्शन देख सकते हैं और वहाँ पे घूम सकते हैं, बुक इशू रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अदर किस टाइप के मटेरियल्स हैं, लाइब्रेरी में क्या कलेक्शन है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे अपडेट रहना है, तो उसके लिए हमें उन्हें अवेयर करना है। ऐसा नहीं कि आप लाइब्रेरी में बच्चा आया और आप मांग रहे हैं, बुक्स आपसे मांग रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। उनकी जो इन्फॉर्मेशन की नीड है, जो फुलफिल है, वो आप ही को करनी। किस तरीके से आप उनको सपोर्ट करेंगे, रेफरेंस के थ्रू करेंगे या आप उन्हें कैसे अपडेट रखेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप एक लाइब्रेरियन है।
साथ में जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको अपडेट करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किस तरीके से उन्हें हमारे नए कलेक्शन के बारे में अपडेट रखा जाए। और बुक्स और रीडिंग मटेरियल सप्लीमेंट्री बुक्स भी प्रोवाइड कराना उन्हें, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या नया नया आया है, क्या एक ऑथर के साथ में और कौन कौन से ऑथर उनके जो फील्ड के हैं, जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बुक्स रख रहे हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें साथ में उनकी भी बुक्स को लाइब्रेरी में टाइम टाइम लेकर आनी है, और किस तरीके से जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको अपडेट रखना है। और जो रीडिंग मटेरियल है वो स्टॉक में कहाँ पर है, किस सेल पर है, सेल्स हमारी होती है, स्टॉक हमारा होता है, और रैक्स हैं, कहाँ पर कौन सी बुक अवेलेबल है, कहाँ पर कौन सी मैगजीन लगी, किस फॉर्मेट में लगी है, हमने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम सिस्टम से उन बुक्स को लगा रखी, तो या सब्जेक्ट वाइज लगाई है या ऑथर वाइज लगाई, किस तरीके से क्या कैटेगराइजेशन हमने किया, क्या क्लासिफिकेशन किया है, वो भी हमें स्टूडेंट को अपडेट रखना पड़ेगा लाइब्रेरी में, जिससे कि वो सेल्फ सर्च कर सके। पहले क्लोज ऐसे सिस्टम होता था, क्लोज ऐसे सिस्टम में बुक्स को डोर के अंदर बंद कर दिया जाता था ऑन डिमांड पर, जब भी हम डिमांड करते थे, जो हमारे स्टूडेंट होते थे वो डिमांड करते थे टाइटल से या फिर ऑथर से, तब हम उनको वो बुक्स खुद लाइब्रेरियन प्रोवाइड कराता था। बट टाइम टू चेंज, अभी ओपन एक्सेस सिस्टम है हमारी लाइब्रेरी में, यानी बुक्स को बंद ना रखकर खुले में रखना। ओपन एक्सेस सिस्टम का मतलब है कि जो लाइब्रेरी में हमारी बुक्स हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके इंटरव्यू में पूछा भी जाए कि व्हाट इज क्लोज एक्सेस सिस्टम और ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस सिस्टम है, ओपन एक्सेस सिस्टम बुक्स को ओपन रखना, ओपन मतलब बुक्स हैं या अदर रीडिंग मटेरियल कह लीजिए आप, मटेरियल ओपन में रखना। बुक्स लगी हैं, जाइए आप देखिए, सर्च कीजिए, ये साइंस की बुक है, अगर हमने डीडीसी से क्लासिफिकेशन किया है, ये हमारी सेल्फ है, ये मान लीजिए सेल्फ हमने हमारी एक है, 1 2 1 सेल्फ है, 2 है, 3 नंबर है, ये हमने नंबरिंग दे दी अपने सेल्फ को। अब कौन सी सेल्फ में कौन सी बुक है ये हमें पता है, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने बुक्स को अरेंज किया है। लेकिन हमारा जो स्टूडेंट है, स्टाफ है, वो नहीं जानता है कि कौन सी बुक हमें काम मिलेगी। वो सबसे पहले आप ही के पास आएगा कि इस टॉपिक पर ये बुक है अवेलेबल या ये मैगजीन, तो उनको हम कैसे अपडेट रखेंगे। फर्स्ट थिंग हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, मैं जब आगे क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको अरेंज करते हैं। अगर हम डीटीसी के अकॉर्डिंग करते हैं और हमने यहाँ पर सारी बुक्स लगा रखी है ह्यूमैनिटीज की, या फिर हमने आर्ट की लगा रखी है, हिस्ट्री की लगा रखी है, तो किस तरीके से हम उनका सेल्फ में क्लासिफिकेशन दिखाएंगे या क्या नाम देंगे उस रैक को या उस सेल्फ को, क्या नाम देंगे कि जिससे हमारे वो जो स्टूडेंट है वो अवेयर हो जाए कि ये हमारे टॉपिक की बुक किसी इस सेल पे ही मिलेगी, इस रैक में ही मिलेगी। फिलोसफी, मान लीजिए कि आपका आर्ट का कॉलेज है और फिलोसफी सब्जेक्ट है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे। तो हमारा डीडीसी में 100 फिलोसफी 100 नंबर, तो हम सेल्फ इस वाली सेल्फ की टैगिंग कर देंगे 100 फिलोसफी। तो जो भी बच्चा आएगा वो फिलोसफी के अंदर आने वाले जो 10 सब्जेक्ट है या कोरिलेटिव सब्जेक्ट है वो इसी के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद में उनसे डेप्थ में क्लासिफिकेशन कराएंगे, मान लीजिए ये बुक है 100 फिलोसफी की, फिलोसफी के अंदर ये 110 जो अदर आने वाले कोर सब्जेक्ट है उनकी हो गई। अब बात करते हैं हम एजुकेशन से रिगार्डिंग बुक की। सोशल साइंस, मान लीजिए सोशल साइंस की बुक है, सोशल साइंस का हमारा नंबर टीटीसी में 000 है। एजुकेशन की बुक यहाँ पर लगेगी, एजुकेशन
एजुकेशन। अब स्टूडेंट को नहीं पता है कि एजुकेशन की बुक यहाँ पर है, तो हमने नंबर दे दिया सोशल साइंस में 3007 इसमें है, ये हमारे लिए है। बट अगर हमारे पास सेल्फ ज़्यादा है, केवल एजुकेशन सब्जेक्ट हमारा वहाँ पर, ऐसा नहीं कि सोशल साइंस के अंदर आने वाले सारे छोटे सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट आपकी लाइब्रेरी सॉरी आपके कॉलेज में पढ़ाए जा रहे होंगे। हो सकता है वहाँ पर एक टॉपिक हो एजुकेशन, तो हम यहाँ पर इस सेल्फ को 300 सोशल साइंस के अंदर 370 एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। इस तरीके से हम अपनी जो जो सेल्फ हैं या जो भी हमारी रैक है उनका हम क्लासिफिकेशन करके ऐसे टैगिंग कर देंगे कि हाँ 100 फिलोसफी के अंदर आने वाली जितनी बुक है वो हमको इस सेल्फ में मिलेंगी, 300 सोशल साइंस से रिलेटेड जितनी बुक होंगी इसमें मिलेंगी। उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए हम दोबारा से टैगिंग कर देंगे। उसके नीचे एक और A4 साइज पेपर है आपके पास, या स्टिकर आजकल आ रहे हैं, या प्रिंट निकाल के किसी भी तरीके से आप वहाँ पर सिर्फ अवेयरनेस के लिए लगा देंगे कि ये हमारे लिए 370 एजुकेशन की, 380 इस सब्जेक्ट की, इस तरीके से डिफरेंट सेल्फ की हम टैगिंग कर देंगे। आप ये तो भी अवेयरनेस की बात किस तरीके से अवेयर रखेंगे। बस आती है आपकी मैगजीन। अब हमारे पास मैगजीन आई है, अब हमें कैसे, हमें पता है कि ये मैगजीन है, हमने इनका क्लासिफिकेशन कर दिया, इनके वॉल्यूम वाइज अरेंज कर दिए, लेकिन स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारे नई मैगजीन कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिस्प्ले रैक होती है। डिस्प्ले रैक भी डिफरेंट टाइप की होती है। एक होती है पिजन होल रैक, दूसरी होती है हमारी नॉर्मल डिस्प्ले रैक, एक होती है सर्कुलर रैक। अब जो न्यू मैगजीन आई है, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मैगजीन का, तो उनको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, प्लस उनके वॉल्यूम को कैसे सेव करके रखेंगे। हो सकता है आज जो कलेक्शन, उसके बाद में जो स्टूडेंट है उनका बैक बैक वॉल्यूम का कलेक्शन भी छूट गया है, वो नहीं नहीं उनको पता चला है कि हमारा पुराना वाला जो वॉल्यूम आया था। मान लीजिए अभी हमारे पास V4 वॉल्यूम की मैगजीन आई है, इसके पहले V3 वॉल्यूम यानी वॉल्यूम 3 नंबर है उसकी वो मैगजीन आई है। तो अब ये भी स्टूडेंट ने नहीं देखी, ये भी स्टूडेंट, हाँ उसने V2 तक पढ़ा हुआ है, ये जो वॉल्यूम है इस मैगजीन का वॉल्यूम 2 तक उसने पढ़ाई की हुई है, लेकिन बीच में उसका ये भी मिस हो गया, ये भी मिस हो गया। अब उसको ये दोनों चाहिए। अब हमने डिस्प्ले में या लगाई आगे फ्रंट में, लेकिन इसको वॉल्यूम 3 कैसे मिलेगा, फिर वापस जाके सेल में ढूंढेगा, सारी मैगजीन निकालेगा। हो सकता है यहाँ पर 23 तक पहुंच गया हो वॉल्यूम, 34 तक पहुंची, इतनी मैगजीन हमारे पास हो गई। मैं तो जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ये बताया, V4 V3 V2, यहाँ पर हो सकता है 34 भी चल रहा हो नंबर, 33 हो, इतना कलेक्शन भी हो सकता है एक एक वॉल्यूम का, एक एक मैगजीन का। तो ऐसे में उसको प्रीवियस वॉल्यूम कैसे दिखाएंगे, प्रीवियस मैगजीन कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास होती है ये पिजन होल रैक। पिजन होल रैक में क्या इस तरीके से होल्स रहते हैं लकड़ी के, और ये डिस्प्ले एक बॉक्स जैसा रहता है, शीट रहती है, वुडन शीट रहती है। इस शीट के अंदर होल होता है, वुडन शीट के अंदर होल होता है। यहाँ पर हमारी जो मैगजीन है ये डिस्प्ले करने के लिए रख दी जाती है, जो लेटेस्ट वॉल्यूम है, लेटेस्ट वॉल्यूम की मैगजीन हमारी यहाँ पर रखी हुई है। मान लीजिए ये मैगजीन आई है हमारे पास V24 वॉल्यूम की, 24 वॉल्यूम है, इस वाली का चल रहा है V10, इधर वाली का चल रहा है V9 9 वॉल्यूम का, इसका चल रहा है ये लेटेस्ट आई V4। अब स्टूडेंट को ये V4 वाली अच्छी लगी है, ये पढ़ रहा है, ये चाहता है कि पीछे के तीनों वॉल्यूम पढ़े बुक्स का, ये मैगजीन का सॉरी, तो कहाँ से दिखेगा, सिंपली वो ये जो मैगजीन है V4, ये यहाँ से हटाएगा, इस जो लकड़ी की शीट है इसको ऊपर करेगा और अंदर उसको एक होल मिलेगा, अंदर सेल्फ मिलेगी। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को हमने हटाया तो पीछे सेल्फ एक है, उसमें प्रीवियस वॉल्यूम सारे ऐड है, वहां पर उसके नीचे आप उसको V3 भी मिलेगा, V2 भी मिलेगा, V1 भी मिलेगा, यानी सारे प्रीवियस वॉल्यूम है। ये जो शीट है वुडन शीट है, इसके पीछे रखे हुए, सामने बस डिस्प्ले में वुडन शीट है, उसमें लेटेस्ट वॉल्यूम रखा है। ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम 24 यहाँ रखा है, इसके पीछे 23 22
जितनी भी कैपेसिटी होती है इसका भी फॉर्मेट होता है, इसके अंदर कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कितने वॉल्यूम आप रख सकते हैं लेटेस्ट में, वो डिपेंड करता है आपका वॉल्यूम का स्ट्रक्चर कैसा है, जो आपका मैगजीन है वो कितनी बड़ी, कितनी अगर छोटी है और कम पेजेस के, मान लीजिए उसमें 30 to 40 पेजेस हैं तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन इसके अंदर आ जाएगा। और कोई मैगजीन 100+ पेजेस की है तो हो सकता है इसके सिर्फ 5 लेटेस्ट वॉल्यूम ही हम यहाँ पर, प्रीवियस वॉल्यूम ही हम यहाँ पर रखें विद 1 लेटेस्ट वॉल्यूम। तो ऐसे में बाकी बचा हुआ मटेरियल, जो बाकी बचे हुए वॉल्यूम्स होंगे प्रीवियस, वो हमें दूसरी जगह दूसरी सेल पर शिफ्ट करने होंगे, उनको बाउंड करके रखना पड़ेगा। और बाद में जिस तरीके से नए आते जाएंगे हम इन वॉल्यूम्स को भी बाउंड कर देंगे प्रीवियस वॉल्यूम के साथ में। बाउंडिंग ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वॉल्यूम्स की, जो मैगजीन की बाउंडिंग वो कैसे होती है। तो ये हमारा हो गया, इस सब प्रोसेस को बोलते हैं जो मैंने आपको बताया पिजन होल रैक, यानी पिजन होल रैक, होल है, रैक ऊपर है डिस्प्ले में, वहां मैगजीन का लेटेस्ट वॉल्यूम है, पीछे पीछे उसके प्रीवियस वॉल्यूम है। नॉर्मली डिस्प्ले रैक क्या है, एक डिस्प्ले टाइप काउंटर बना हुआ है, रैक्स है उसमें, लंबा सा बोर्ड है, बस उसमें छोटी छोटी सी ऐसे लाइनिंग बना दी हुई लकड़ी की, उसके ऊपर लेटेस्ट कलेक्शन रख दिया। बट उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है, जरा सी भी तेज हवा आती है या फैन किसी ने ऑन कर दिया तो बुक जो मैगजीन है हमारी, उसका जो फ्रंट पेज जो होता है वो उसमें खराब डैमेज हो जाता है। मैंने अक्सर लाइब्रेरीज में देखा है जिनमें नॉर्मल डिस्प्ले रैक है मैगजीन्स के लिए, इस टाइप से डिस्प्ले रैक रहता है, एक लकड़ी की यहाँ पर लाइनिंग रहती है, फंटी बोलती है, उस दूसरी यहाँ पर लगी रहती है, यहाँ पर हमारी मैगजीन से डिस्प्ले है, लेटेस्ट वॉल्यूम है ये में लगे हुए। अब क्या हुआ, यहाँ पे किसी ने फैन चला दिया, गर्मी लगी, स्टूडेंट आए, फैकल्टी आए, फैन चला दिया, फैन चल दिया, फैन चला, पहला पेज उड़ गया, तो इसका भी उड़ गया, इसका भी उड़ गया, ऐसे हो गया, ये लीजिए बेकार हो गया। मतलब जो बुक कवर है या जो भी हमारा मैगजीन का कवर है वो सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए मैं इसे नॉर्मली प्रिफर नहीं करते हैं, जो अच्छे लाइब्रेरी में होते हैं वो इसको नहीं करते, क्योंकि अब आजकल तो एसी, लेकिन हर जगह एसी नहीं है लाइब्रेरी में, तो ऐसे में ये मैगजीन्स गंदी भी बहुत जल्दी इसमें होती है, और प्लस इसके साथ में इसके फ्रंट जो पेज है वो भी डैमेज होते हैं। पिजन होल रैक में क्या है, ये जो होल्स होते हैं ये थोड़े डेप्थ में होते हैं, प्लस यहाँ पर भी एक, जो यहाँ पर एक रैक की ये लगी हुई है लकड़ी की, यहाँ पर भी एक इस तरीके से लाइनिंग रहती है रैक की, तो जो मैगजीन है वो इन दोनों के बीच में फंसी रहती है, थोड़ा सा इस तरीके से होती है, तिरछी होती है, तो ये यहाँ से उड़ती नहीं है, फैन भी चलता है तब भी इसका फ्रंट पेज इस वाली फंटी के अंदर ही, इसके अंदर लकड़ी की शीट के अंदर फंसा हुआ रहता है, और ये नीचे से भी नहीं खराब होती, तो इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं लाइब्रेरी में, ना कि इसको डिस्प्ले रैक को। नंबर 3 सर्कुलर रैक, मैंने आपको बताई थी, इस तरीके से सर्कल रहेगा, पूरा सर्कल, यहाँ पे स्टैंड 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 आगे पीछे इस तरीके से रहेंगे, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, और इसी में हमारी बुक्स ये उल्टी करके इस तरीके से ऐसे रहते हैं, और उसको राउंड आप इस तरीके से घुमाती रहिए, तो मूवमेंट करते रहेंगे, सारी आपको डिस्प्ले नीचे तक होती है, दिखती रहती है, जो लेटेस्ट वॉल्यूम होता है ये भी प्रिफर की जाती है मोस्टली लाइब्रेरी में। और ये प्रिफर करते हैं थोड़ी हैवी टाइप की मैगजीन के लिए, जो बुक फॉर्म में होती है, हैवी मैगजीन, जो थोड़ी बुक के शेप की मैगजीन्स होती हैं उनके लिए प्रिफर करते हैं, थोड़ा वेट अच्छा ले लेती है उनका, गिरती नहीं है, बीचों बीच में हम इसको हैंग कर देती है बुक्स को, या फिर जो भी हमारी मैगजीन होती है उसके जो मिडिल पेज होता है, सेंटर पेज होता है, उसके थ्रू इसको हैंग कर देते हैं, तो ये भी अच्छी रहती है, कम स्पेस, मेन इसका पर्पज क्या है, स्पेस कम लेती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, कम जगह में कहीं भी स्टैंड आप खड़ा कर दीजिए, किसी भी जगह लगा दीजिए, अगर इसको क्या है आप उठा नहीं सकते, इन दोनों को बहुत हैवी होता है, इसके लिए 4 लोग चाहिए, इसको आप यहाँ पे व्हील्स भी होते हैं, कहीं भी आप कर दीजिए, सुबह आपका जो भी मान लीजिए किसी भी तरीके की मॉर्निंग में असेंबली है या किसी तरीके का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहाँ साइड में भी आप इसको ला के दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये लाइब्रेरी में न्यू कलेक्शन है। न्यूज़पेपर का आपने देखा होगा इस तरीके से, न्यूज़पेपर का सेल्फ अलग होता है, यहाँ पे इस तरीके से तैयार होते हैं, एक स्टूल की तरह होता है, आगे से बीच में एक स्प्रिंग जैसी रहती है, और न्यूज़पेपर के अंदर पहले करते हैं, इस तरीके से बंद कर देते हैं और बीच में फंसा देते हैं बीच बीच में, तो ये हर जगह होता है, ये डिस्प्ले रैक ये होता है हमारा, दोनों तरफ होता है, इधर भी आपको एक न्यूज़पेपर लगे मिलेगा, इसके आगे भी, इस तरफ भी इस तरीके से, तो
इधर भी खड़े होकर पढ़ सकते हैं, आप इधर भी खड़े होकर, काफ़ी बड़ा है, 2 लोग एक साथ में 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे ओपन एक्सेस के अंदर आती है इस तरीके की चीज़ें, जहाँ पर लोग अपने स्टूडेंट हैं, जो फैकल्टी है, वो इजीली अपना जो स्टडी मटेरियल उनको सर्च कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट लाइब्रेरी के रिसोर्स से। अगला जो हमारा फंक्शन है लाइब्रेरी का, ये तो आपके प्रमोशन की भी बात होगी साथ में कि कैसे आप प्रमोट करेंगे न्यू आई हुई बुक्स को और मैगजीन्स को लाइब्रेरी में। दूसरा हमारा काम है कि हम जो हमारे स्पेशल रिसोर्सेज हैं, इनको हम रेफरेंस मटेरियल कहते हैं। रेफरेंस सोर्सेस या मटेरियल। रेफरेंस सोर्सेज मटेरियल क्या होती है? ये हमारे एकेडमिक से डिफरेंट होते हैं। इनको हम जो नॉर्मल जो हमारे कोर्स रहते हैं, जो बुक्स रहती है, उनसे ही डिफरेंट होती है। इसमें आती है आपकी डिक्शनरी, डायरेक्टरी, एनसाइक्लोपीडिया, इस तरीके से रेफरेंस सोर्सेज आते हैं। बहुत तरीके का भी कैटेगराइजेशन हुआ है, रंगनाथन जी ने किया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सोर्सेज हैं हमारे रेफरेंस के, और डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बेसिकली अपने कॉलेज की जो लाइब्रेरी, उसके लिए हम बेस पढ़ लें कि क्या क्या बेस हो सकते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि लाइब्रेरी में बुक्स के अलावा और कौन कौन से स्टडी मटेरियल या कौन कौन से सोर्स और रहते हैं, तो हम ये भी बता सकते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री में तो हमारे आ गए इस तरीके से डिक्शनरी, डायरेक्टरी, इंसाइक्लोपीडिया, रेफरेंस बुक, पेरियोडिकल्स, कई सारे रिसर्च आर्टिकल भी इसी में आते हैं। तो ये ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हुए, मुझे फिर से कैटेगराइजेशन करवाना पड़ेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के कौन कौन से होते हैं। बिब्लियोग्राफीज हो गई हमारी, बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज। थर्ड टर्सरी सोर्सेज हो गए, प्राइमरी अलग हो गए हैं, सेकेंडरी अलग हो गए। तो इनको कैटेगराइजेशन बाद में करेंगे, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम ये जान लेते हैं क्या क्या अदर मटेरियल है जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपने स्टूडेंट को। जैसे डिक्शनरी बहुत जो होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है काफ़ी। जैसे कि एग्जांपल में हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पे होती है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे होती है। और ये पब्लिशर के अकॉर्डिंग भी आती है, जैसे मैक्रो साइक्लोपीडिया और आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गई। इंसाइक्लोपीडिया में मैक्रोवेल हो गया, लाइब्रेरी साइंस की अलग हो गई आपकी। और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे क्या कहते हैं, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के ऊपर हो गई, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अलग इंसाइक्लोपीडिया हो गई, और किसी स्टेट की अलग हो गई। तो इंसाइक्लोपीडिया का बहुत वाइड रेंज है, कोई छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे हो सकती है। आपकी पब्लिशर के अकॉर्डिंग अलग होती है, किसी किसी कंट्री की अलग इंसाइक्लोपीडिया है। तो हम इसके इंसाइक्लोपीडिया का तो डेप्थ में जब पढ़ेंगे तो तब बताएंगे कि आपको इंसाइक्लोपीडिया कितनी कैटेगरी में डिवाइड की है और क्या क्या इसके मेन जो अंदर फीचर्स है उसके बारे में बताएंगे। तो डिक्शनरी हमारा रेफरेंस सोर्स है, डायरेक्टरी हमारा इंसाइक्लोपीडिया है, रेफरेंस बुक्स है डिफरेंट टाइप की, और पीरियोडिकल्स आ गए, इसमें आर्टिकल्स आ गए, इस टाइप के रेफरेंसेस है। ये भी हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, यानी डॉक्यूमेंट्स में, इसलिए हमको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म बोलते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्स में हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाते हैं। ई बुक्स आ गई हमारी, ई मैगजीन्स आ गई, CD DVD रोम में आ गए, या टेप रिकॉर्डर में कोई मटेरियल है, साउंड है, वॉल्यूम है, फिल्म है, इस टाइप माइक्रोफिल्म, इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट है वो हमारी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में आते हैं, और ये हमारे डॉक्यूमेंट्री सोर्स में आते हैं। तो इनसे भी हमें स्टूडेंट को अवेयर रखना है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट हमारा जोग्राफी के फील्ड से है, तो जोग्राफी का बहुत अच्छा सोर्स जो है, आप देखिए आपके पास मैप का कलेक्शन होगा, एटलस हो सकता है, ग्लोब हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैप्स हो सकते हैं। तो इन सब से भी हमको
स्टूडेंट को अवेयर कराना। हो सकता है मैप्स जो आपके पास कलेक्शन है वो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प हो ज्योग्राफी के फील्ड में। इंसाइक्लोपीडिया ज्योग्राफी के फील्ड जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और फिर डिपेंड करता है कि इस टॉपिक मान लीजिए लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई है या किसी और भी फील्ड से रिलेटेड है, आपकी मेडिकल से रिलेटेड है, तो मेडिकल वालों के लिए भी हो सकती है, लॉ के स्टूडेंट के लिए भी हो सकती है। तो हमें इन सारी रेफरेंस सोर्स से भी उनको अपडेट रखना है। नेक्स्ट हमारा जो लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है या फंक्शन जिसको कह सकते हैं वो है कि जो भी हमारा लेटेस्ट का कलेक्शन है उसको किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे आप अपनी लाइब्रेरी में। तो हमने उसको बता दिया था कि किस तरीके से आप सेल्स के थ्रू और सुबह आप असेंबली में जाके भी बता सकते हैं, या पैम्पलेट भी आप दे सकते हैं खुद से प्रिंट करके कि ये हमारे पास आए सारे फैकल्टी मेंबर में, सारे डिपार्टमेंट में आप एक एक करके प्रोवाइड करा दीजिए कि ये लेटेस्ट बुक्स का या स्टडी मटेरियल का कलेक्शन लाइब्रेरी में आ चुका है। आप और स्टूडेंट आप डिस्प्ले में भी लाइब्रेरी के बाहर इसको बुक्स जो नई आई है उनका एक पैम्पलेट तैयार करके, ब्रोशर तैयार करके भी आप वहाँ पर बता सकते हैं, उनको नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं। अब हमने हमने इतना सारा कलेक्शन देख लिया, किस तरीके के सोर्सेस होते हैं लाइब्रेरी में, डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री के बारे में बता दिया, ओपन एक्सेस सोर्स बता दिया, रेफरेंस सोर्सेस बता दिए, टेक्स्ट बुक बता दी, यूजर्स के बारे में कैसे डिस्प्ले करेंगे। अब मेन आगे हमारे पास उनको मेंटेन कैसे करेंगे, यानी कलेक्शन मेंटेनेंस, कलेक्शन को मेंटेन कैसे करके रखना है। तो बात कर रहे हैं हमारे लाइब्रेरी के जो डॉक्यूमेंट हैं, जो टीचिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्टडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रिसर्च के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनका रख रखाव यानी मेंटेनेंस उनका कैसा होना चाहिए और कैसे उनको हमें ऑर्गेनाइज करना है। आप लाइब्रेरियन बन गए, आप लाइब्रेरी में गए, केवल आपको बुक इशू रिटर्न करना ही काम नहीं है, और बिना बुक्स के क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग के, एसेसनिंग के आप कोई भी बुक इशू रिटर्न नहीं कर सकते। इनके लिए आपको बेसिक जो फंक्शंस हैं लाइब्रेरी के उनको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, जैसे क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, बाइंडिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज। तो ये स्टेप्स हैं, इसके बिना आप किसी भी बुक्स को इश्यू रिटर्न नहीं कर सकते जब तक कि आपकी एसेसनिंग कंप्लीट ना हो जाए, क्लासिफिकेशन ना हो जाए, कैटलॉगिंग ना हो जाए, बाइंडिंग है अगर वॉल्यूम की बाइंडिंग करनी है, या बाइंडिंग किसी की अच्छी नहीं है, खुल रही है, तो वो भी आपको ही उसका मेंटेनेंस करना है। प्रिजर्वेशन, जो बुक्स डैमेज हैं या आपको रिसीव हुई हैं और डैमेज कंडीशन हो गई है उनकी, या पुरानी डैमेज, उनको भी प्रिजर्वेशन करना है, उनका स्टोरेज कैसा हो, उनका रख रखाव कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ों को भी आपको करना पड़ेगा। और जो मटेरियल्स पुराना आपके पास मटेरियल, उनको वीडिंग आउट कैसे करना है, वीडिंग आउट मतलब छटनी कैसे करनी है। जो स्टडी मटेरियल कभी यूज ही नहीं हो रही, कोई बुक्स है जो कभी भी यूज नहीं, उसका इशू रिटर्न नहीं हुआ है, या उस ऑर्गेनाइजेशन से उस एज ए गिफ्ट किसी ने दी है, या पहले से वो कहीं से आई है, किसी सेलर के द्वारा, पब्लिशर के द्वारा है, किसी ऑथर के द्वारा भेजी गई है, और उस लाइब्रेरी में उस बुक का कोई काम नहीं है, उसके लिए हम अलग से रैक बना सकते हैं, सेल बना सकते हैं। बुक्स तो सभी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसका बीडिंग आउट कर देंगे, छटनी कर देंगे, मतलब कि ये बुक को हमने कभी भी यूजफुल नहीं है हमारे लिए, न यूज की है अभी तक और प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे, हो सकता है फ्यूचर में यूज करें, तो इसके लिए हम एक अलग सेल बना के और एक अलग रजिस्टर बना के, रीडिंग रजिस्टर बना के इस तरीके के कलेक्शन को हम अलग से कर सकते हैं। तो स्टॉक वेरिफिकेशन से पहले बहुत जरूरी है। आप लाइब्रेरियन बन गए, आप अपने
ज्वाइनिंग की, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ जब मैंने ज्वाइनिंग की। ज्वाइन करने के बाद में आपको, अगर आपकी वेल सेटल्ड लाइब्रेरी है, पुराना लाइब्रेरियन जो वहाँ पर था, आप नए बने या किसी के पास चार्ज था लाइब्रेरी का, तो आगे की प्रोसेस कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने ज्वाइनिंग की, नेक्स्ट डे से आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे लाइब्रेरी के स्टॉक वेरिफिकेशन के। स्टॉक वेरिफिकेशन के भी बहुत तरीके हैं, मेथड है, मैं डेप्थ में जाऊंगी तब आपको बताऊंगी। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो हमारा एसेशन रजिस्टर है उससे मैच कर लीजिए, एसेस कर लीजिए कि हमारी जो बुक्स है, जो एसेसन नंबर लास्ट है उससे स्टार्ट कीजिए। लास्ट में एसेसन रजिस्टर में किस बुक की एंट्री हुई है उससे स्टार्ट करते हुए देखिए कि सारा हमारा जो लाइब्रेरी का स्टॉक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दिखा रजिस्टर में एंट्री रहा है 5000 की बुक्स का और लाइब्रेरी में अवेलेबल है 4790 बुक्स, बची हुई 210 बुक कहाँ पर है। ये सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें आपको हो सकता है 1 मंथ भी लग जाए, 2 मंथ भी लग जाए, 3 मंथ भी लग जाए, डिपेंड करता है आपका कलेक्शन कितनी अप टू डेट है, आपका एसेसन रजिस्टर कितना मेंटेन है। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे, सीधे ही लाइब्रेरी का पूरा चार्ज ले लेंगे और बिना किसी स्टॉक वेरिफिकेशन के करते हैं, बाद में लास्ट में आपने 1 साल बाद जब आपने स्टॉक वेरिफिकेशन किया लाइब्रेरी में 210 बुक आपको गायब मिली या जो भी नंबर्स की बुक है उससे अप डाउन भी हो सकते हैं, वो जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आप वो कहाँ से दिखाएंगे, कहाँ से उसको अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, ये लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई बुक है डैमेज है तब भी वो लाइब्रेरी का ही पार्ट है, एक पेज भी अवेलेबल है उसका तब भी वो है। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं है, आधी फटी भी नहीं है, एक पेज भी नहीं है, तो वो आपकी लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है, उसका लाइब्रेरी में उस नंबर का, सेशन नंबर का कोई भी यूज नहीं है। तो ऐसे में जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा टाइम देंगे, रोज 1 या 2 घंटे का सबसे, और हम अपना एसेसन रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। उसके बाद ही हम सारी बुक्स को करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि 5000 बुक्स में से लगभग 100 बुक्स थी वो लाइब्रेरी में थी नहीं, डेटा के अकॉर्डिंग बता रहे थे। उसमें से 50 बुक्स थी जो डैमेज थी, मैंने उनका एसेसनिंग करके उनको डैमेज सेक्शन में दिखा के और सीनियर से उसको वेरीफाई कराया था। उसके बाद में 50 बुक थी, 50 जो बुक्स थी वो बिना किसी एंट्री के, उनकी कोई एंट्री नहीं थी, स्टाफ को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड को नई बुक्स जो थी दे दी गई थी बिना इशू रिटर्न किए। उसके बाद में कहीं कुछ बुक की एंट्री थी, कुछ की नहीं थी साथ वालों की, तो पुराने इंचार्ज से पूछने पे पता चला कि इस तरीके से बुक कॉलेज में ही इधर उधर है दूसरे लोगों के पास में। फिर स्टॉक लेते टाइम मैंने उनको सारी बुक्स वापस ली, दोबारा से उनकी एंट्री की, केवल उन पे एसेशन नंबर था लेकिन इशू रिटर्न का लाइब्रेरी में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। वो बुक्स मैंने वापस ली, डैमेज बुक को अलग दिखाया, ये पूरी प्रोसेस होती है, मैं उसको भी बताऊंगी। फिर लाइब्रेरी में उसकी क्लासिफिकेशन कर कर उसको सेल्फ में अरेंज किया। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो हमने हो सकता है एग्जाम में पूछे, कि जो कॉलेज लाइब्रेरी है वहाँ पर बुक भी है, मैगजीन भी है, सब चीज़ है, लेकिन के लिए फंड कहाँ से आता है? कॉलेज लाइब्रेरी की इनकम का सोर्स क्या है? फाइनेंस कहाँ से आता है? फाइनेंस आप कैसे मैनेज करेंगे? फाइल, बजट, बजट, बजट। जो कॉलेज लाइब्रेरी का बजट है वो क्या है, कहाँ से आप बुक्स परचेज करेंगे, कहाँ से आपको फंड मिलेंगे। तो सबसे पहला जो बजट आएगा, ये एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे कि कॉलेज लाइब्रेरी के फाइनेंस का सोर्स क्या है। तो पहला है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हमें फंड मिलता है। दूसरा है हमारा
यूजीसी से टाइम टू टाइम। थर्ड है हमारा लाइब्रेरी, जो हमारी लाइब्रेरी की फीस होती है वो भी हमारा फाइनेंस का सोर्स है। चौथा है हमारा लाइब्रेरी फाइन। लाइब्रेरी में जो फाइन आते हैं वो भी हमारे फाइनेंस का सोर्स है। क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है कि लाइब्रेरी में फाइनेंस के सोर्स कौन कौन से होते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें यूजीसी टाइम टू टाइम अपना देती है बजट। लाइब्रेरी फीस जो होती है हम जो लेते हैं स्टूडेंट से वो हो गया। तीसरा हो गया, चौथा हो गया लाइब्रेरी जो फाइन होता है वो भी हमारी लाइब्रेरी की इनकम का सोर्स है, वो भी हमारा फाइनेंस का सोर्स है। और उसके बाद में लाइब्रेरी सर्विस चार्ज, ये भी सोर्स है लाइब्रेरी में। आपको नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ सर्विस चार्ज, बट ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं। कॉलेज लाइब्रेरी में कोई काम नहीं है। लाइब्रेरी सर्विस का चार्ज हो गया, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास प्रिंटर है या फोटोकॉपी मशीन है। अब ऐसी ऐसी नॉलेज या ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट चाहता है कि लाइब्रेरियन वो इंफॉर्मेशन कहीं से भी हमको दे। स्टूडेंट के पास इंटरनेट नहीं है, प्रिंटर नहीं है, कोई भी सोर्सेस नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी के पास प्रिंटर भी है और फोटोकॉपी मशीन भी है। और लाइब्रेरियन की तो ड्यूटी भी है कि उसको टाइम टू टाइम रेफरेंस लाइब्रेरियन भी बनना पड़ेगा। ऐसे में उसके टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वो इंफॉर्मेशन चाह रहा है उसको हम एज ए क्लाउड के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल करा के, प्रिंट निकाल के, फोटोकॉपी करा के उसको हम देते हैं। उससे जो बदले में हमको ग्रांट फीस जो भी मिलती है वो भी लाइब्रेरी का सोर्स है भाई। हमने प्रिंट लिया तो प्रिंट लगा, इंक लगी, उस पैसे लगते हैं, उसको बजट चाहिए उसके लिए भी, तो इस फीस का यूज हम वापस लाइब्रेरी में ही कर लेते हैं। ये बहुत रेयरली होता है, छोटी लाइब्रेरी में, कॉलेज में नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी वगैरह में इस टाइप के रहते हैं, इस टाइप के चार्जेस लगते हैं, इन्हीं को सर चार्जेस बोलते हैं। या कोई सर्विस, अदर टाइप की सर्विसेज है, कॉफी वेंडिंग मशीन है, चाय मशीन है, फोटो प्रिंटर और इंटरनेट फैसिलिटी कहीं पेड है। आजकल तो सब जगह फ्री वाईफाई हो गया है हर कैंपस में। पहले इस टाइप के जो होते थे चार्जेस लगते थे। तो ये भी हमारे लाइब्रेरी के फाइनेंस के सोर्स हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से आप बजट लाओगे। मेन जो हमारा है स्टेट गवर्नमेंट ही देगी कॉलेज लाइब्रेरी को। ये तो सेकेंडरी और थर्ड स्टेज है, इससे इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं होता है, लेकिन हम इसका भी यूज़ लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ के लिए करते हैं। और जो हमारा बुक्स के लिए बजट स्टेट गवर्नमेंट ही देती है, या जो पेरेंट और ऑर्गेनाइजेशन उस कॉलेज की है और उसके पास कोई फाइनेंस का सोर्स है, तो उससे भी कोई एक्स्ट्रा इनकम है उनकी कोई फाइनेंस के थ्रू, तो वहाँ से भी वो हमको बुक्स के लिए, लाइब्रेरी के लिए एकेडमिक से थोड़ा सा करके वो हमें दे सकते हैं लाइब्रेरी के लिए बजट। अगर उनकी लाइब्रेरी का बजट कम है, स्टेट गवर्नमेंट से भी उनका पूरा नहीं हो रहा है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो यही करते हैं, जो उनके एकेडमिक चार्जेस होते हैं वहीं से ही लाइब्रेरी के लिए भी फाइनेंस अरेंज होता है। ये गवर्नमेंट लाइब्रेरी, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो हमें तो स्टेट गवर्नमेंट से ही हमें ये डोनेशन या फीस या ग्रांट जो भी कहेंगे मिल जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंस के बाद में लाइब्रेरी तो इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, वो किस टाइप के होने चाहिए। तो फर्नीचर इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारी यूजीसी की कमेटी थी जो लाइब्रेरी के लिए, उसने ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडिया, ब्यूरो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडिया, ब्यूरो ऑफ स्टैंड इंडियन स्टैंडर्ड है, सॉरी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के लिए तैयार किए हैं, उनको ही लाइब्रेरी में फॉलो किया जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग ही
जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, जो इक्विपमेंट होनी चाहिए, फर्नीचर उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बेसिक लाइब्रेरी के जो टूल्स, गैजेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्नीचर सब कुछ हमारे BIS के थ्रू ही, उन्हीं का ही स्टैंडर्ड फॉलो करके ही हमें लाइब्रेरी में मेंटेन करना है। जैसे कि इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड प्रोवाइड की है, IS इंडियन स्टैंडर्ड 1553 1960, ये हमारा है लाइब्रेरी की बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए। जब भी कोई लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनेगी तो इस स्टैंडर्ड को फॉलो, इस स्टैंडर्ड के अंदर जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइब्रेरी की बिल्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद में हमारा IS 11721957 जो है, ये हमारा एप्लीकेबल होता है ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर बोलेंगे, इसके लिए। और इसके साथ में हमारा अदर टाइप के भी कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं, जैसे फर्नीचर के लिए कौन कौन से होंगे। तो ये सब जब बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या लाइब्रेरी के जो स्टैंडर्ड हैं, तो उसमें हमारी आ जाएंगे। तो मैंने दो आपको एग्जांपल दिए कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग इस स्टैंडर्ड से फॉलो होनी चाहिए, और वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रेनेज है, उसके लिए ये इस टाइप का स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब फर्नीचर इक्विपमेंट की बात करें तो कॉलेज लाइब्रेरी में कौन कौन से फर्नीचर इक्विपमेंट होंगे, सबसे पहले तो आपका आएगा बुक रैक, ये हमारी लाइब्रेरी होनी चाहिए। नंबर 2 पे कैटलॉग कैबिनेट, इसमें कैटलॉग कार्ड रखे जाते हैं कैटलॉग कैबिनेट में, इससे भी टेस्ट में पढ़ेंगे आगे। रीडिंग रूम टेबल, टेबल्स जहाँ पर स्टूडेंट रीडिंग करें, टेबल के ऊपर बुक रख के, या काउंटर बोलेंगे उसको। सर्कुलेशन काउंटर, काउंटर सर्कुलेशन काउंटर। डिस्प्ले रैक, मैंने आपको डिस्प्ले रैक के बारे में भी पढ़ाया था। डिस्प्ले रैक। 6 नंबर पे आता है टेबल चेयर फॉर ऑफिशियल। टेबल एंड चेयर फॉर स्टाफ। कंप्यूटर, टेबल चेयर। न्यूज़पेपर स्टैंड, न्यूज़पेपर स्टैंड हो गया आपका। रैक फॉर डिस्प्ले periodicals and magazines। बुक ट्रॉली, इतने सारे इक्विपमेंट आपके लाइब्रेरी में यूज होते हैं। फर्नीचर कह लीजिए, इक्विपमेंट कह लीजिए, सारे यूज होते हैं। और और भी चीजें इसमें आपको चाहिए, जैसे इक्विपमेंट में इस टाइप का सब फर्नीचर था। कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, फोन, फोटोकॉपी मशीन, फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन जो इक्विपमेंट होते हैं, फ्यूमिगेशन जो हमारा होता है यूज होता है लाइब्रेरी में बुक्स की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। जितना भी ह्यूमिडिटी होती है उसको कंट्रोल करता है, साथ में जो हमारे बग्स होते हैं बुक्स के, उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। सिल्वर फिश होती है, इस टाइप की जो बग्स होते हैं लाइब्रेरी की बुक्स को हार्मफुल होते हैं, फ्यूमिगेशन उनको
टेम्परेचर से और फ्यूमिगेशन के थ्रू उनको कंट्रोल करती है और बुक्स में नमी को भी रोकती है। और फायर से रोकने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं, इतने सारे इक्विपमेंट भी हमें चाहिए लाइब्रेरी में। तो जब भी आपसे क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में क्या क्या आपके इक्विपमेंट यूज होंगे लाइब्रेरी में, कॉलेज लाइब्रेरी में क्या चाहिए होगा आपको या क्या क्या यूज होते हैं, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, फोन, फोटोकॉपी मशीन, फ्यूमिगेशन, फायर इक्विपमेंट, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम लाइब्रेरी की सेल्फ लाइफ भी बढ़ाएं प्लस यूजर्स को सपोर्ट करें, अपना जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल है उसको और ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए, स्टडी करने के लिए और अपने नॉलेज गेन करने के लिए। फर्नीचर के बारे में बता ही दिया मैंने, किस टाइप के फर्नीचर होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड भी आपको बता दिए मैंने कि अगर पीने का पानी नहीं है और है तो किस लेवल, कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, बिल्डिंग है कौन से स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें क्लोज, ऐसे सिस्टम, ओपन ऐसे सिस्टम, मेंटेनेंस, फंक्शन, कॉलेज लाइब्रेरी का जो बेस है मैंने बता दी है। मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर होंगे। इसके अलावा मैं आपको कल और डिफरेंट टॉपिक पर बताऊंगी क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम बेसिक ही चल रहे हैं, हम हर क्वेश्चन के ज़्यादा डेप्थ में नहीं चल रहे हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत सारे यूज होते हैं, उनको डेप्थ में पढ़ाएंगे तो पूरा 3 to 4 days लग जाएंगे। तो बेस क्या है, बेस को ही हम बता रहे हैं। तो आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। और बहुत ही मेहनत लगती है सब बनाने में आपके लिए, लगातार इतनी देर तक काम करना थोड़ा टफ होता है, नॉलेज को शेयर करना ही लाइब्रेरियन का काम होता है, लेकिन मेहनत करेंगे तभी सक्सेस होंगे। और आगे के लिए ऑल द बेस्ट, कल नई क्लास में फिर से आएंगे। थैंक यू सो मच।